बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे किसान भाई बहन फल उगाएं, सब्जियां उगाएं और उगाते हैं गेहूं और धान। माटी को सींच कर बढ़ाते हैं हमारे भारत किसान, इसीलिए तो हम उन्हें कहते हैं भारतीय किसान। इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए किसान भाई बहनों की वो मदद करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी खेती किसानी बेहतर हो सके और आसान हो सके। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। जोहार योजना के तहत किसान पा सकते हैं खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि का बेहतरीन प्रशिक्षण। धान की फसल में शीघ्र करे खरपतवार एवं कीटों के नियंत्रण। कंपोस्ट निर्माण को आसान करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। झारखंड सरकार द्वारा आरंभ की गई नवीन योजनाओं में एक प्रमुख योजना है जोहार योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को आधुनिक खेती की नई तकनीक, मत्स्य पालन, पशुपालन इत्यादि की बेहतरीन प्रशिक्षण दी जा रही है। साथ ही आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। धान की फसल में वर्तमान समय में खरपतवार की समस्या आती है। साथ ही फसल में तना छेदक एवं पत्तियां खाने वाले कीट लगने की आशंका रहती है, जिसका नियंत्रण समय पर नहीं करने से फसल को नुकसान हो सकता है। खरपतवार के नियंत्रण के लिए निकोनी अवश्य करें। खरपतवार का ज़्यादा प्रकोप होने की स्थिति में बूटा क्लोर दवा का घोल बनाकर फसल में इस्तेमाल बेहतर होगा। तना बेधक या पत्तियों वाले कीटों के नियंत्रण के लिए भी थ्रिपोनिल या कार्बोफुरान दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। दवा के इस्तेमाल से पूर्व किसी विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। मसालों में मिर्च हमारे झारखंड में प्रमुख रूप से उपजाई जाती है। वर्तमान समय में मिर्च की पूसा ज्वाला, स्वर्ण तेजस्वी नामक प्रभेदों की बुवाई कर कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। मिर्च के ये प्रभेद झारखंड की जलवायु और भूमि के लिए अनुकूल है। इन किस्मों के मिर्च की फसल अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। पूसा ज्वाला और स्वर्ण तेजस्वी ये मिर्च के वैसे प्रभेद हैं जो झारखंड की जलवायु और मिट्टी में बेहतर उपज देते हैं। इनके 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके लगभग 80 से 100 क्विंटल हरा मिर्च प्राप्त किया जा सकता है। कद्दू, करेला, झींगी जैसी लत्तेदार सब्जियों की फसल को सड़न गलन की समस्या से बचाने के लिए लत्तर को झाड़ पर चढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले फलों का संपर्क मिट्टी से नाश रहे। साथ ही फूल आने के समय बोरान दवा का छिड़काव करना चाहिए, जिससे बेहतर फलन में सहायता होती है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड का सहायता ले सकते हैं। ये बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड एक बहुत ही उत्तम उपकरण है। आमतौर पर किसान कंपोस्ट निर्माण के लिए पक्के बेड का निर्माण करवाते हैं, जो इस उपकरण की तुलना में महंगा होता है, साथ ही बहुत स्थान घेरता है। इसके बनस्पत प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड बहुत सुविधाजनक होता है। हल्के होने के कारण इसे कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही, परंतु जाते जाते आपसे निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन अवश्य करें। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को कोरोना का टीका एवं टीके का बूस्टर डोज अवश्य लगवाएं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का भी हाल जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए
भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की जो हमारी पहली जानकारी है आप सबके लिए, टमाटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें। टमाटर अत्यंत लोकप्रिय सब्जी है और लगभग भारत के सभी राज्यों में इसकी सफलतापूर्वक खेती भी की जाती है। तो आज हम जानेंगे कि टमाटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें जिससे हमारे किसान भाई बहन अधिक लाभान्वित हो सके। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। टमाटर एक ऐसी फसल है जिसकी मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। अगर वैज्ञानिक विधि से टमाटर की खेती की जाए तो किसान भाई अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। टमाटर की खेती से किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई सारी नई किस्में विकसित की गई हैं। इसलिए खेती में सबसे ज़रूरी होता है कि आप कौन सी किस्म की खेती कर रहे हैं, क्योंकि हर एक किस्म की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कृषि वैज्ञानिक कहते हैं कि टमाटर की खेती के लिए आदर्श तापमान 20 से 28 डिग्री होना चाहिए। जोहार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। किसान भाइयों, हम सब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको लगातार कृषि एवं पशुपालन संबंधित जानकारियां विशेषज्ञों के द्वारा देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं ICAR पलांडू। आज का हमारा विषय है टमाटर की वैज्ञानिक खेती। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ICAR के वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान AK सिंह सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार किसान भाई। सर, सबसे पहले ये बताइए कि किसान भाई टमाटर की खेत की तैयारी कैसे करें सर? देखिए, टमाटर एक प्रमुख सब्जी की फसल है। अगर हम अपने झारखंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे तो पूरे साल हम लोग टमाटर फसल की खेती कर रहे हैं।
और इसके लगाने का समय पहले तो हम लोग बता दें, अभी एकदम जो किसान भाई बिछड़ा डाल चुके होंगे और बहुत सारे किसान भाई लगा भी चुके होंगे, जो नहीं लगा पाए हैं अभी भी समय है लगाने का और लगा सकते हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले हम भूमि की चुनाव की बात करते हैं। ऐसी ज़मीन जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था और जैविक कार्बन भी उसमें प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। नहीं है तो हम लोग मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 20 टन प्रति हेक्टेयर की दर से देने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि जैविक कार्बन का होना बहुत ही ज़रूरी है। उस भूमि का चुनाव करते हैं और सबसे पहले उसको 2 से 3 बार जुताई करने के बाद फिर हम लोग उसमें सड़ी हुई गोबर खाद डाल करके फिर बिचड़ा की रोपाई करते हैं। अर्का सौरभ, अर्का विकास, ARTH 3, ARTH 4, पंत बहार, पूसा दिव्या, पूसा गौरव, पूसा शंकर 1, पूसा शंकर 2, पूसा शंकर 4, पूसा रूबी, पूसा शीतल और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई कई टमाटर की बेहतर किस्में हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे झारखंड प्रदेश की मिट्टी अम्लीय है, जीवाणु मुरझा रोग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे आता है। तो हम लोगों ने जो यहाँ अनुसंधान किया है, जीवाणु मुरझा रोग से अवरोधी किस्मों का विकास यहाँ से हम लोगों ने किया है। अगर हम सामान्य किस्म की बात करें तो स्वर्ण लालिमा और स्वर्ण नवीन, ये बहुत ही अच्छी दोनों किस्में हैं। इनकी उत्पादन क्षमता भी करीब 800 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की है। इनका सिफारिश हम लोग करते हैं। अगर हम लोग संकर किस्मों की बात करें तो स्वर्ण संपदा, स्वर्ण विजया, ये दोनों बड़ी ही अच्छी किस्में हैं, जिनका कि किसान भाई हमारा बीज ले भी जा रहे हैं और लगा भी रहे हैं। एक स्वर्ण वैभव हमारा संकर किस्म पहले हम लोगों ने सबसे पहले निकाला था, उसमें बीच में जीवाणु मुरझा रोग काफ़ी बड़े पैमाने पे आने लगा, लेकिन अभी पिछले वर्षों से हम लोगों ने उसको बैगन के रूट स्टॉक पे, जड़ पे ग्राफ्टिंग करके पौध तैयार कर रहे हैं और वो किस्म पुनः जो है अपने पुराने उत्पादन क्षमता में आ गई है। और चूँकि बैगन पे ग्राफ्टिंग करने से जीवाणु मुरझा रोग नहीं आ रहा है, तो अभी काफ़ी बड़े क्षेत्रफल में किसान भाई हमारे इस स्वर्ण वैभव किस्म को भी लगा रहे हैं। ये दो प्रमुख संकर और सामान्य किस्में हैं जिनकी खेती की सिफारिश हम झारखंड में करते हैं, क्योंकि इसमें जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता। बीज बोने के बाद गोबर की खूब अच्छी तरह से सड़ी खाद या बारीक मिट्टी से ढक दें एवं फव्वारे से पानी का छिड़काव करें। टमाटर की खेती के लिए 20 से 25 टन खूब सड़ी गोबर की खाद एवं 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 75 किलोग्राम फास्फोरस एवं 75 किलोग्राम पोटाश। यदि वहाँ की मिट्टी में बोरान की कमी हो तो बोरेक्स 0.3% का छिड़काव करने से फल अधिक लगते हैं। सर, अगर बात करें दूरी की तो पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए? देखिए, हम लोग ऊंची उठी हुई क्यारियों पे पौध लगाने की सिफारिश अभी कर रहे हैं। लाइन से लाइन की दूरी हम लोग 60 सेंटीमीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखने की सिफारिश करते हैं। और ऐसे दूरी और लगाने के बाद पौधे जब करीब 1 महीने के बाद उसमें हम लोग उसको सहारा देने के सिफारिश करते हैं, जिससे कि हमारा टमाटर का कोई भी शाखा ज़मीन पे न हो, इससे कि फूल आने के बाद फल अच्छे लगते हैं और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। सर, किसान भाई उर्वरक प्रबंधन कैसे करें सर? मैंने बताया कि सड़ी हुई गोबर की खाद हम लोग 20 टन 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की सिफारिश करते हैं, जो कि खेत की तैयारी के समय देते हैं। और जो मुख्य पोषक तत्व हैं नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, उसको 100 से 120 किलोग्राम नत्रजन और 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस और करीब 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में हम देने की सिफारिश करते हैं। वैसे तो मुख्य पोषक तत्व को देने के लिए हम लोग सबसे पहले मृदा परीक्षण से सॉइल टेस्टिंग करने की सिफारिश करते हैं, जिससे कि उचित कितना हमको हमारी मिट्टी में कमी है मुख्य पोषक तत्वों की, उसी हिसाब से इनकी मात्रा और तय की जाती है, जिससे कि समय पे पौधे को मिले और बढ़वार भी अच्छी हो। जहाँ तक नत्रजन युक्त उर्वरक की बात है, इसको हम लोग 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय ही देते हैं और शेष बची हुई नत्रजन को पौधे की रोपाई के बाद 20 से 25 दिन के अंतराल पे 2 से 3 बार में निराई गुड़ाई करते समय जड़ के चारों तरफ देते हैं, जिससे कि पौधे का बढ़वार भी अच्छा होता है और फूल भी अच्छे आते हैं और फलत भी अच्छी मिलती है। सर, अगर सिंचाई की बात करें तो किसान भाई कब करें और कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी है? देखिए, सिंचाई हमारे झारखंड प्रदेश में जल की काफ़ी कमी है, इसलिए अब हम लोग सब्जी फसलों में ख़ास तौर से
टपकन सिंचाई विधि से करने की सिफारिश करते हैं। और टपकन सिंचाई विधि पे हमारा सरकार का, चाहे भारत सरकार हो या झारखंड सरकार हो, इसमें काफ़ी अनुदान भी मिल रहा है। 90% तक अनुदान मिलता है इसमें। इसका फ़ायदा किसान भाइयों को उठाना चाहिए। तो अभी आपने देखा टमाटर की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करना है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारे किसान भाई बहनों को खेती करने में काफ़ी खर्च करना पड़ता है। महंगे कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं, बीज होते हैं, उर्वरक होता है। तो शून्य लागत में कृषि की संभावनाएं क्या हैं, चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर माया कुमारी जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शून्य लागत में हमारे किसान भाई किस प्रकार से खेती कर सकते हैं, शून्य लागत में कृषि की क्या संभावनाएं हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि देखिए मैडम, ऐसा है कि हम सभी को जानते हैं कि हर किसान चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और कम से कम लागत लगे। तो शून्य लागत की अगर बात हो तो शून्य लागत में किस प्रकार से वो खेती कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं डॉक्टर माया कुमारी, कृषि विज्ञान केंद्र साहिबगंज में वैज्ञानिक के पद पे पदस्थापित हूं। मैं आज आप लोगों को शून्य लागत में झारखंड में कृषि की संभावनाएं टॉपिक पे बात करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले शून्य लागत खेती जो होता है इसके कई नाम है। शून्य लागत कृषि को हम नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं, प्राकृतिक खेती कहते हैं, जीरो बजट फार्मिंग भी कहते हैं। तो इसके कई नाम हैं। इसके अलावा हम किसान भाई यह मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं कि क्या प्राकृतिक खेती यानी शून्य लागत की जो खेती होती है और ऑर्गेनिक खेती जो होती है, ये क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं किसान भाइयों, कभी ऐसा गलती मत कीजिएगा। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और शून्य लागत जो कृषि है, ये दोनों में अंतर है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शून्य लागत कृषि, इसका मतलब है कि इसमें लागत एक भी नहीं लगता है और इसमें जो है प्रोडक्शन बहुत अधिक होता है। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात अगर करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर, पत्ती का खाद, कई तरह का चीज़ हम डालते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में हम किसी भी तरह का चीज़ नहीं डालते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में खेती हुआ करता था, हम उसी तरह से ही हम प्राकृतिक खेती करेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हम प्राकृतिक खेती क्यों करें, हम क्यों प्राकृतिक खेती पे जोर दे रहे हैं। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हम सभी जो है खेतों में ज़्यादातर रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। रासायनिक जो पेस्टिसाइड है, रासायनिक जो दवाएं हैं, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो खेत है वह बंजर हो गया है। इतना ही हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर चुके हैं कि उससे क्या होता है, हमारा खेत जो है वो एकदम टाइट हो गया है, सीमेंट के तरह जम गया है। जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी मिट्टी के अंदर नहीं सोख पाता है, ज़मीन हमारा सोख नहीं पाता है। ये सारा कारण जो है, हम रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, रासायनिक दवाएँ का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे ज़मीन में जो भी जीवाणु, जो हमारा मित्र जीवाणु है, जो हमारा मित्र बैक्टीरिया है, वह धीरे धीरे वह समाप्त हो गया है। पहले किसान भाइयों देखते थे कि हमारे खेत में जो केचुआ है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलता था और वो केचुआ जो है हमारे मिट्टी के लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे खेत को वह उपजाऊ कर देता है। लेकिन आज अगर आप आज की बात करेंगे तो ये जो केचुआ है धीरे धीरे हमारी मिट्टी से ख़त्म हो गया है। और ये ख़त्म होने का वजह है कि हम अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं। हम ये मान सकते हैं कि रासायनिक खाद का प्रयोग करके हम बम्पर प्रोडक्शन कर ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो जाता है। इतना प्रोडक्शन साग का हो या सब्जी का हो, फल की बात करें, फसल की बात करें, हमारे यहाँ बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन वह जो प्रोडक्शन है वह क्वालिटी का प्रोडक्शन नहीं है। वो जब हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसको लेकर के जाते हैं तो हम वहाँ के पैमाने पे फेल कर जाते हैं। कितना ही अनाज और जो हमारा सब्जी है और वह जो फल है वह पिछले साल जो है वह रिटर्न होकर के आ गया, क्योंकि
अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो हमारा पैमाना है उस पैमाने को हमारा जो प्रोडक्ट है वो फेस नहीं कर पाता है। ऐसा देखा गया है कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है, यहाँ का जो फसल है या साग है या सब्जी है, उसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का अंश पाया गया है। तो फिर अगर हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो इस तरह की हमारी समस्या आती है। और वही जो प्रोडक्ट है, वह जो फसल है, वह जो सब्जी और फल है, हम खेत को तो खराब रासायनिक खाद कर ही रहा है, उसके साथ साथ वैसे प्रोडक्ट का प्रयोग हम खुद भी करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है वो दिन प्रतिदिन डिटोरिएट करते जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैडम एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे अगर हमारे किसान भाई अगर प्राकृतिक ढंग से खेती करना चाहें तो वो किस प्रकार से कर सकते हैं? तो प्राकृतिक खेती में हम जो है 2 चीज़ का प्रयोग करते हैं। एक होता है जीवा अमृत और एक होता है बीजा अमृत। और इसमें क्या होता है, प्राकृतिक का मतलब कि एकदम प्राकृतिक रूप से इसमें एक भी पैसा लगना नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम प्राकृतिक खेती में जो आप 0 बजट की बात करते हैं उसमें हम देसी गाय का प्रयोग करते हैं। तो देसी गाय का जो गोबर होता है, ताज़ा गोबर, और देसी गाय का मूत्र, यही 2 चीज़ का मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों के यहाँ देसी गाय होता है। और हम आपको बता दें कि अगर आपके यहाँ एक देसी गाय है तो एक देसी गाय से करीब करीब आप 30 एकड़ ज़मीन को उपजाऊ बना सकते हैं। अब हम आते हैं कि ये जीव हम डालते कैसे हैं। यह जो हमारा ताज़ा गोबर है देसी गाय का और जो मूत्र है हम उसको डालते कैसे हैं। तो हम ये गाय के गोबर से और उसके मूत्र से हम 2 तरह का चीज़ बनाते हैं। एक है जीवा अमृत और दूसरा है बीजा अमृत। तो पहले हम जीवा अमृत का बात करते हैं। तो जीवा अमृत में हम करते क्या है कि हम एक बहुत बड़ा ड्रम लेते हैं। उस ड्रम में करीब 200 लीटर करीब पानी लेते हैं और उस पानी में हम 10 किलो देसी गाय का ताज़ा गोबर, हमेशा याद रखिएगा कि हम सड़ा हुआ गोबर को नहीं लेंगे, वो ताज़ा गोबर को लेंगे, उसमें डाल देते हैं। 10 लीटर जो है गाय का मूत्र डाल देते हैं। 1 किलो किसी भी दाल के बेसन को डालते हैं, 1 किलो पुराना गुड़ को डालते हैं और 1 किलो हम मिट्टी को डालते हैं। ये 5 चीज़ को हम उस ड्रम में डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और उसको किसी छायेदार जगह पे 48 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। फिर हमारा जो वो जीवा अमृत है वह तैयार हो जाता है 48 घंटे के बाद। अब आपके मन में आएगा कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो हम किसान भाई इसका जो प्रयोग करेंगे, इस जीवा अमृत को या तो हम खेत में छिड़काव भी कर सकते हैं, और अगर हम छिड़काव नहीं करते हैं तो जब सिंचाई होता है तो हम सिंचाई में पानी के साथ ही जीवा अमृत को मिला देते हैं और हम खेतों में डाल देते हैं। तो ये जीवा अमृत क्या है। अब मन में आपका आ रहा होगा कि सिर्फ हम देसी गाय के गोबर से हम कैसे खेती कर लेंगे, हमारे यहाँ कैसे बम्पर प्रोडक्शन होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो देसी गाय का जो गोबर होता है वह हमारे मिट्टी में जा कर के वहाँ जो सूक्ष्म जीव है उसको जो है एक्टिवेट कर देता है, उसकी संख्या को बढ़ा देता है, उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ा देता है। यह एक उत्प्रेरक का काम करता है जिससे हमारा सूक्ष्म जीव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वह जो सूक्ष्म जीव है हमारे खेतों के लिए उपयोगी है। वो हमारे खेतों को फर्टिलाइज़र जो पुराने ज़माने में होता था उसी तरह वो पूरा जो है कि फर्टिलाइज कर देता है और हमारा प्रोडक्शन बम्पर प्रोडक्शन होता है। एक बात हम और बता दें, गाय का जो गोबर होता है ये एंटी फंगल होता है, किसी भी तरह का बीमारी उसमें नहीं आएगा। और गाय का जो मूत्र होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, यानी किसी भी तरह का बैक्टीरिया नहीं आएगा। ये हम जीवा अमृत की बात हुआ। दूसरा जो है एक बीजा अमृत है। बीजा अमृत में क्या, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि बीज में जैसे आज हम क्या करते हैं, कोई भी बीज को अगर हम खेतों में लगाते हैं तो बीज का ट्रीटमेंट जो है हम फंगीसाइड से करते हैं, जो कि केमिकल खाद होता है, बेबिस्टिन जिसको बोलते हैं। तो किसान भाई हम अब बेबिस्टिन का प्रयोग हम नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम बीजा अमृत का प्रयोग करेंगे। और बीजा अमृत में भी हम गाय की गोबर का प्रयोग करते हैं। जो गाय का गोबर है वो 5 केजी लेते हैं, गाय का मूत्र जो है वो 5 लीटर लेते हैं, पानी जो है 20 लीटर लेते हैं और उसमें जो है सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी लेते हैं और 250 ग्राम चूना लेते हैं। ये सब को हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने हमारा मिक्सर तैयार हो गया। जब हम बीज को लगाते हैं तो उस बीज में बीजा अमृत को हम मिक्स कर देते हैं, जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर जो है बीज को हम किसी ठंडे जगह में अच्छी तरह से सुखाते हैं। जब थोड़ा सूख जाता है उसमें एक कोटिंग चढ़ जाता है बीजा अमृत का, और तब फिर जा कर के हम बीज का प्रयोग खेतों में करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो पौधा होगा वह पौधा जो है वह स्वस्थ होगा। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी
हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव की हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।